नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ताले में आईसीयू, वेंटिलेटर पर सिस्टम। कोरोना संकट के बीच बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लगता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं तो कहीं अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। सांसों की जंग लोग हार रहे हैं। सिस्टम की इस बद इंतजामी का सबसे दुखद पहलू यह है कि संसाधन होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना हो पाना। हाथरस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। अस्पताल की चौखट पर जाकर अपनों को खोने का दुख क्या होता है, कोई इनसे जाने। शहर शहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी में मरीज दम तोड़ रहे हैं। हद यह है कि संकट सिर्फ वेंटिलेटर की कमी का नहीं, बल्कि संकट यह है कि वेंटिलेटर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मंत्री खुद इसकी लताड़ लगा चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं। आखिर क्यों? सीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पर आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं चालू? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर का अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं है। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। बलिया में लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं और 11 वेंटिलेटर पड़े हुए। मंत्री जी ये दर्द बलिया का बता रहे थे, लेकिन जब हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे तो लगा यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बन सकती है। वेंटिलेटर हैं, लेकिन वो तालों में बंद है। आज तक की टीम हाथरस के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी तरीके के वैसे इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि इस अस्पताल में वेंटिलेटर रूम जो है उसमें भी ताला लगा हुआ है। आप देखिए, वेंटिलेटर रूम यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सेफ हाउस के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन इस वेंटिलेटर रूम में इस वक्त ताला लगा हुआ है। यहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं, बताया जा रहा है कि 4 वेंटिलेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और इस सेफ हाउस के अंदर उनको रखा गया है। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब अस्पताल का हाल बयां कर रहे थे, तभी सीएमएस भी वहां पहुंच गए और आनंद फानन में ताला खोला गया। आज तक की टीम इस वक्त यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ जिला अस्पताल में है। आप देख रहे हैं कि वेंटिलेटर रूम जो है उसका ताला अब खोला गया है। जब आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची, आप आके खुद बताइए कि कौन सा। हमने मुख्य चिकित्सक अधिकारी से सवाल किया तो उल्टा वो भड़क उठे। ये मेरा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इस बात को आपने नहीं पूछा पहले। नॉन कोविड हॉस्पिटल, यहाँ बिना कोरोना के मरीज भर्ती होते हैं शासन के आदेश के अनुसार। नंबर 2, सारे वेंटिलेटर संचालित हैं यहाँ जो हैं, इनमें सभी सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी है। सवाल यहाँ पर यही है कि जब प्रशासन के लोगों से सवाल करिए तो उनकी तरफ से इस तरीके का जवाब आता है। स्थिति साफ है कि अलग अलग जगहों पर कोरोना संक्रमण तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और यहाँ पर अब वेंटिलेटर जो है सेफ हाउस के अंदर रखे जाते हैं, वेंटिलेटर को ताले के अंदर रखा जाता है और उसके बाद प्रशासन से सवाल पूछने पर वो नाराज होते हैं। बेशक ये नॉन कोविड अस्पताल है, लेकिन ये पट्टी बता रही है कि ये कोविड वार्ड है और हाथरस उन जिलों में है जहां कोविड का कोहराम मचा है। ऐसे में इन वेंटिलेटर्स को तालों में रखने का क्या तुक है, जबकि इनसे किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले साल से आए 1194 वेंटिलेटर तो इस्तेमाल किए गए, जिनमें 188 वेंटिलेटर का दावा है कि खराब मिले और 125 वेंटिलेटर का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। इसलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। देखिए, इसमें एक चीज आपको समझना चाहिए कि एक तो स्वास्थ्य विभाग और एक चिकित्सा शिक्षा विभाग, दो अलग अलग चीजें। हमारा नॉर्मली हमारे तो सरकार के ही अंग से दोनों सरकार कह रहे हैं, इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उस समय। तो उस समय की जो कोरोना वायरस का जो वो था, इन्फेक्शन था, वो दूसरे रूप में था।
आज एकाएक जो इन्फेक्शन फैला है और ये सीधा हमारे लंग्स में फेफड़े में संक्रमण करके और सीधा मरीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमको आवश्यकता थी और हमने उसको तैयारी तो कर लिया था। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे बंद पड़े हुए थे, हर एक जनपद में कुछ न कुछ चल रहे थे। जो बंद पड़े थे उनको हमने फिर खुलवा के उनका ट्रेनिंग कराई। यानी कोरोना की दूसरी लहर और फेफड़े से अपनी सांस की लड़ाई लड़ने के लिए मरीजों का इंतजार किया जाता रहा है। क्यों न ये माना जाए कि वक्त रहते सरकारी दावों के मुताबिक 125 वेंटिलेटर भी इस्तेमाल किए जाते तो सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना के कहर से लोग इतना परेशान हैं कि ऊपर वाले का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौगरिया गांव के लोग कोरोना को हराने के लिए दवा का नहीं बल्कि अनुष्ठान का सहारा ले रहे हैं। भक्ति की शक्ति से कोरोना से सीधी जंग। हाथ में पूजा सामग्री और माता के जयकारे। महामारी के मारे अब आस्था के सहारे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव की है। एक नहीं, दो नहीं, पूरा गांव चमत्कार की उम्मीद में देवी को नमस्कार कर रहा है। गांव में बीते कई दिनों से कोरोना को हराने के लिए विशेष अनुष्ठान चल रहा है जो पूरे 9 दिन चलेगा। इसे आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास। महाराजगंज जिले के सुदूर गांव में ये महिलाएं पूजा पाठ करने जा रही हैं। अब पूजा पाठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पूजा इस धारणा के साथ है, इस मान्यता के साथ है और इस विश्वास के साथ है कि जो महामारी गांव तक पहुंच के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराजगंज जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां सप्ताह भर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से परेशान हैं। अस्पतालों में जो किल्लतें हैं उसकी जानकारी हर किसी को गाँव तक पहुँचने लगी है। डर का माहौल है और ऐसे में ये महिलाएं इस विश्वास से निकल रही हैं कि पूजा पाठ करने से शायद ये महामारी शांत हो जाएगी। 9 दिनों के इस अनुष्ठान में गांव के सभी महिलाएं और पुरुष गांव से बाहर खेतों में उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देकर महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गांव की प्रधान भारती देवी भी उन महिलाओं में शामिल हैं जो कोरोना काल में विशेष पूजा के लिए महिलाओं की टोली के साथ निकलती है। अंधविश्वास नहीं है, शायद किसी भगवान की शक्ति लगे कि ये कोरोना भाग जाए। तो आप कहाँ जा रही हैं ये लेकर के पूजा पाठ का सामान? ये जो जल है इसको धार कहते हैं। ये इससे कोई आपत्ति आती है, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि शायद ये सब करने से कोरोना भाग जाए या महामारी खत्म हो जाए, कोई भगवान खुश हो जाए, किसी के रूप में कोई डॉक्टर, कोई वैक्सीन, कोई दवा आ जाए। आस्था मजबूत जरूर है, लेकिन नियमों की अनदेखी महामारी बढ़ाएगी, इससे गांव वाले वाकिफ नहीं हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक लाइन से खड़े तो हैं, लेकिन उनके बीच जरूरी सामाजिक दूरी दिखाई नहीं पड़ती है। पिछले 3 दिनों से ये रीतियां यहाँ पर चलाई जा रही हैं, खासकर महाराजगंज जिले के अलग अलग गाँवों में सुबह और शाम। और 9 दिनों की ये जो पूरी रीतियां हैं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर इनकी मदद करेगा इस लड़ाई में कोविड से। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को देखते हुए। भीड़ ज्यादा है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। इसे डर कह लीजिए या जागरूकता, लेकिन फिलहाल आस्था विज्ञान पर भारी पड़ रही है। महाराजगंज जिले के एक गांव में 3 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है जो अगले 6 दिनों तक जारी रहेगा। आसपास के जितने गांव हैं, हर जगह लोग डरे हुए हैं। ये विश्वास क्या कहता है गणेश जी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि हम लोग को विश्वास है कि माता शक्ति हम लोग को इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाएंगी। कितने दिनों का अनुष्ठान होता है और क्या क्या करते हैं? 9 दिनों का अनुष्ठान है और सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को हम लोग ये जल चढ़ाते हैं। इसमें फूल, नीम की पत्ती, हल्दी, यह सब रहता है। देश के कई हिस्सों में अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन की तस्वीरें सामने आई हैं।
इन कर्मकांड से लोगों को उम्मीद है कि वो संक्रमण से बच जाएंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब तक महामारी से बचने वाले नियमों का पालन नहीं होगा, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। आशुतोष मिश्रा, महाराजगंज, आज तक। लेकिन महाराजगंज के हर गांव का यह हाल बिल्कुल नहीं है। महाराजगंज जिले के एक अन्य गांव का आज तक ने दौरा किया, जहां कोरोना की टेस्टिंग भी हो रही है, सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जैसे ही संक्रमण बढ़ने लगा है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में अब टेस्टिंग की व्यवस्था गांव तक पहुंचाई जाने लगी। सबसे बड़ी शिकायत है कि टेस्टिंग हो कैसे। हम महाराजगंज जिले में हैं और यहां सुदूर गांव में एंटीजन टेस्टिंग शुरू कर दी गई। हालांकि अभी तक 50 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उन अंचलों में, उन इलाकों में जहां या तो लोगों की मौतें हुई हैं या RT-PCR में मरीजों की संख्या पाई गई है जो संक्रमित रहे हैं। इसके साथ साथ जाहिर है जब टेस्टिंग हो रही है, चूंकि यहाँ संक्रमण का खतरा पहले था, तो सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया गया है। जो इलाके हैं, गली मोहल्ले हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है। साथ ही जो दूसरे बूथ हैं, जो स्कूल बनाए गए हैं, वहाँ पर दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर संक्रमण का खतरा है या लोग बुखार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं कि लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की शिकायतें हो रही हैं। तो जो प्राथमिक केंद्र हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगा करके दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, बुखार हैं या कोरोना के संभावित लक्षण हैं, उनसे निपटा जा सके। क्या क्या दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या दे रहे हैं आप लोगों को? आर्सेनिक 30 दे रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए। सिर्फ आर्सेनिक दी जा रही है? हाँ, आर्सेनिक 30। इसमें जिंक या कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ बगल में। अच्छा, ठीक है। आप क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं सर यहाँ पे? आ जाए यहाँ। आयुष से सर, हमारे यहाँ राज्य सरकार की तरफ से आयुष किट करके 5 दवाइयाँ दी गई हैं जो कोरोना की रोकथाम और उसके उपचार के लिए है। रोकथाम के लिए हम गुडुची घनवटी दे रहे हैं, संचमनी वटी के नाम से, और आयुष काढ़ा जो है वो वितरित कर रहे हैं। 5 दवाइयों की किट तैयार की गई है। हालांकि ये शुरुआत अभी की गई है इस अभियान की, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में है। देश भर के आंकड़े भले कम हो रहे हों, मरने वालों के आंकड़ों में कमी नहीं है। जाहिर है जब टेस्टिंग बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, तो संक्रमण का पता चलेगा। भले ही ये माना जा रहा हो कि मई तक तीव्रता इसकी कम होगी, लेकिन अभी इस महामारी की शुरुआत ग्रामीण इलाकों में हुई है। जब टेस्टिंग बढ़ेगी, संख्या सामने आएगी। फिलहाल महाराजगंज में, हम इस गांव में जो देख रहे हैं, टेस्टिंग शुरू हो गई, दवाइयां बांटनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलेगी, टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी, तभी इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा। फिलहाल महाराजगंज में संजय कुमार और अमितेश के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। देश के बड़े बड़े शहरों में कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा चुका है। ऐसे में ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर गांवों में कोरोना की एंट्री भयानक हुई तो क्या होगा। एंट्री तो हो चुकी है, तो क्या गांवों में जो सुविधाएं हैं वो महामारी को रोक पाएंगी? राजस्थान के करौली जिले के गांव का हाल देखिए। कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है, ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम
टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग, इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ़ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से, जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए